Hello dear student, this is Paramjit Kaur. Today I will explain surge impedance loading. तो आज डिस्कस करेंगे कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या है। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग तो ये किसके लिए यूज करते हैं? दिस इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। सो किसके लिए करते हैं? फॉर द एनालिसिस ऑफ मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, राइट। सो यहाँ पर इसको समझने के पहले दूसरा टर्म हम लोग यहाँ पर समझते हैं, दैट इज सर्ज इम्पीडेंस। व्हाट इज सर्ज इम्पीडेंस? ठीक है, तो हमें मालूम है कि अगर हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, जहां पर जो आपका लेंथ है इज ग्रेटर देन 250 किलोमीटर, तो जो पैरामीटर्स होंगे वहां पे, वो जो पैरामीटर्स होंगे कैसे होंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स होंगे, राइट। सो व्हेन line is charged, then capacitance feed the reactive power to the line while inductance absorb the reactive power, right। और अगर इन दोनों रिएक्टिव पावर को बैलेंस कर दिया जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा? कैपेसिटिव VAR इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंडक्टिव VAR, इंडक्टिव VAR। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपेसिटिव VAR की वैल्यू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई XC, और ये क्या हो जाएगा? I स्क्वायर XL, ठीक है। सो अगर यहां से V अपॉन I की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा? XL इंटू XC। XL को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा L मीन्स 2 पाई FL, और दिस इज 1 अपॉन 2 पाई FC। तो 2 पाई FL एंड 2 पाई FC, राइट। अगर लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन L है तो हम इसको L से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये L क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है। तो इस केस में हम लोग को जो V अपॉन I की वैल्यू मिलेगी, दैट इज रूट ऑफ L अपॉन C, दिस इज इक्वल्स टू ZC। और ये जो कंडीशन है आप यहां पर देखिए, ये कंडीशन तब है जब यहां पर लाइन कैसी है? आपकी लॉसलेस है। लाइन कैसी है आपकी? लॉसलेस लाइन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे। ये चीज मैंने आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि लॉसलेस यदि हमारी लाइन है तो उसका मतलब क्या है? जहां पर आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? रेजिस्टिव पार्ट क्या था? 0 एज्यूम कर लिया था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ द लॉसलेस लाइन। दिस इज डिनोटेड बाय कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ द लॉसलेस लाइन, ठीक है। और ये क्या है आपका? इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? प्योरली रेजिस्टिव लोड है, प्योरली रेजिस्टिव लोड एंड known as characteristic impedance of the lossless line, right? So which when connected with the receiving end of the transmission line, reactive power generated by capacitive reactance will be completely absorbed by the inductive reactance, right? सो यहां पर हम लोगों ने एक चीज और देखा था, जब हम लोगों ने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जब डेरिवेशन देखा था हमने, तो रिसीविंग एंड साइड को क्या एज्यूम किया था? रेफरेंस पॉइंट एज्यूम किया था, ठीक है ना। और वहीं से हम लोगों ने x डिस्टेंस लिया था, जहां पर हम लोगों ने स्मॉल डिस्टेंस डेल x की बात किया था, और एक x डिस्टेंस पर हम लोगों ने v और i की वैल्यू को कैलकुलेट किया था एट द डिस्टेंस x। इस वीडियो को देखने के पहले आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का भी जो वीडियो है वो आप पहले जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर जो दो इक्वेशन अभी हम लिखने वाले हैं वो उसी पर बेस्ड है, जिसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने
लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर किसी x डिस्टेंस पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू अगर हमें निकालनी पड़े, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जब डेरिवेशन मैंने कराया था वहां पर हमने x डिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज की वैल्यू लिखी थी इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, वी आर प्लस आई आर जेड सी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 ई टू द पावर गामा एक्स प्लस वी आर माइनस आई आर जेड सी अपॉन 2 और ई टू द पावर माइनस ऑफ गामा एक्स। ये आपका वी एक्स का इक्वेशन था। इसी तरीके से करंट का भी इक्वेशन था एट डिस्टेंस एक्स पर, विच इज गिवन बाय 1 अपॉन जेड सी and VR plus IRZC divided by 2 e to the power gamma x minus of VR minus IRZC upon 2 e to the power minus of gamma x। ठीक है ना, यहां पर जो आपका गामा है ये क्या था, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है, विच इज गिवन बाय रूट ओवर y इंटू जेड। y क्या है आपका एडमिटेंस और z क्या है आपका इम्पिडेंस की वैल्यू है। दिस इज गिवन बाय अल्फा प्लस जे बीटा। अल्फा इज एटेन्युएशन कांस्टेंट, एटेन्युएशन कांस्टेंट एंड बीटा इज फेज कांस्टेंट, बीटा इज फेज कांस्टेंट। तो ZC को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर Z अपॉन वाई, Z अपॉन वाई, ठीक है ना। सो ये क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस के फॉर्म में हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया, राइट। सो अब इस गामा की वैल्यू को, इस गामा की वैल्यू को अल्फा प्लस जे बीटा जो दिया हुआ है उसको हम इन दोनों इक्वेशंस में रखते हैं, ठीक है ना। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्फा एक्स और बीटा एक्स के फॉर्म में हम अगर इसको यहाँ पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू पे क्या चेंजेस आएंगे। इनफैक्ट आप यहाँ पर एटेन्युएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट के फॉर्म में आप यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे, तो ये जो आपका इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका वी आर आई आर जेड सी अपॉन 2 ई टू द पावर, गामा की जगह आप क्या रखेंगे अल्फा प्लस जे बीटा, तो अल्फा ई टू द पावर अल्फा एक्स और e टू द पावर j ऑफ बीटा x, ठीक है, प्लस हम सिर्फ वोल्टेज के लिए लिख रहे हैं, करंट का इक्वेशन भी आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका वी आर माइनस आई आर जेड सी अपॉन 2 e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा एक्स और e टू द पावर माइनस ऑफ j बीटा एक्स, j ऑफ बीटा एक्स, ठीक है। अब यहां पर अब आप देखिए, यहां पर आपको देखने से क्या पता चलता है कि अगर जैसे ही x की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू क्या है आपकी इंक्रीज होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं इंसिडेंट वोल्टेज वेव, दिस इज नोन एज इंसिडेंट वोल्टेज वेव। पर यहां पर जैसे ही आप x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे ये वैल्यू क्या है आपकी रिड्यूस होगी, so this is known as reflected wave, reflected voltage wave, ठीक है। सिमिलर आपका जो डिनोशन होगा वो करंट के लिए भी हो जाएगा। अब अगर यहां पर ये एज्यूम करें कि जो आपका लोड इंपीडेंस है ZL उसको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किया जाए कि उसकी वैल्यू ZC के बराबर हो, तो यहाँ पे ZL की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी VR अपॉन IR, सो दिस VR अपॉन IR इज इक्वल्स टू ZC। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो VR माइनस IR ZC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सो इस कंडीशन में जब आप लोड इंपेडेंस की वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस के बराबर जब आप पुट कर रहे हो तो क्या कंडीशन आपकी आ रही है, यहाँ पर आप कंडीशन ऐसी जनरेट कर रहे हो कि VR माइनस IR ZC, यहाँ पर आप स्मॉल से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कैपिटल लिख दिया बट बोथ आर सेम। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आपकी यहाँ पर जो वैल्यू दिखेगी दैट इज वैनिशेस,
तो इस कंडीशन में जो आपका रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पर कैसी वेव है, एक इंसिडेंट वेव है जिसका कोई रिफ्लेक्टेड वेव है ही नहीं, ठीक है ना। सो दिस टर्म इज नोन एज द इनफाइनाइट लाइन, सच लाइन इज टर्म्ड एज द इनफाइनाइट लाइन, जहां पर आपका रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लाइन है आपका उसका कोई एंड नहीं है, बिकॉज इट रिसीव्स नो रिफ्लेक्टेड वेव, हेंस such an impedance which render the line as infinite line is known as surge impedance, right? overhead lines में जो आपका surge impedance होगा that is 400 ohm। ओवरहेड लाइन की अगर मैं बात करूं इसकी वैल्यू क्या होती है, 400 ओम। लेकिन अंडरग्राउंड केबल की बात करें, अंडरग्राउंड केबल की यदि बात की जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 40 ओम, 40 ओम। नाउ अब हम बात करेंगे सर्ज इंपीडेंस लोडिंग की। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या है? So surge impedance loading is power delivered by a line to a purely resistive load. This is the purely resistive load, equal in value to the surge impedance of that line. So surge impedance loading is given by VR square upon ZC, VR square upon ZC, ठीक है ना। या फिर हम यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, ZS भी लिख सकते हैं, यहां पर हम इसको ZS के फॉर्म में भी हम यहां पर इसको लिख सकते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारा सर्ज इंपिडेंस लोडिंग, हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। वंस अगेन हम रिपीट कर देते हैं, सर्ज इंपिडेंस लोडिंग क्या है, इज पावर डिलीवर्ड बाय अ लाइन टू अ प्योरली रेजिस्टिव लोड equal in value to the surge impedance of that line is known as surge impedance loading and which is given by VR square upon ZS, और या फिर ZC भी हम इसको लिख सकते हैं, राइट।